नमस्कार विद्यार्थियों, मैं जयंत पारेख स्वागत करता हूं आपका जीके बाय डीके चैनल पर। और अपना जो टारगेट दिसंबर 2023 की यूजीसी नेट, ये जो हमने टारगेट लिया है, कंप्लीट कोर्स हम कराएंगे, इसी चैनल के ऊपर कराएंगे। और इसकी प्रैक्टिस पॉलिटिकल साइंस गुरुकुल पे होगी। ये दोनों चीज़ें हमने तय कर ली हैं। इसके साथ साथ जो फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस के जो विद्यार्थी हैं, वो उनके लिए अगर कंप्लीट कोर्स चाहिए आपको, तो आप ऐप पर जाकर के और कोर्स खरीद सकते हैं। उसके लिए नंबर दे दिए गए हैं। और अगर आप वैसे यूजीसी नेट का जितना कोर्स है वो आप अगर उससे रिलेट करता है तो उतने टॉपिक पढ़े तो कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ आप पढ़ ही सकते हैं, ठीक है ना। वो आपको यहाँ फ्री जो है जीके बाय डीके चैनल पे आपको मिल ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, अधिकार। अधिकार की सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है दावा। ये ध्यान रखना, दावा यानी कि ये चीज मेरी है, यही तो होता है अधिकार, यानी ये मेरा है, इसे तो दावा कहते हैं, इसे अधिकार कहते हैं। लेकिन इसकी एक बड़ी कंडीशन होती है, क्या? आप उस चीज का दावा नहीं कर सकते जिस चीज को समाज स्वीकृति नहीं दे। अगर उसका दावा करते हैं तो निश्चित रूप से समाज अगर स्वीकृति नहीं देगा तो राज्य उसको संरक्षण नहीं देता, ये मान के चलिए, क्योंकि समाज और राज्य का जो इंटरकनेक्शन है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए अधिकार की सबसे बड़ी कंडीशन क्या है कि दावे तो व्यक्ति के होंगे लेकिन समाज की स्वीकृति और शासन उसको देगा। शासन दे तब है वो, अगर शासन नहीं देगा तो समाज भी चाहे स्वीकृति कितनी दे दे। जैसे उदाहरण के रूप में बता देता हूं आपको, बाल विवाह, उसको बहुत से समाजों ने स्वीकृति दे दी होगी, लेकिन राज्य उसे कानून का अपराध मानता है तो वो अधिकार नहीं हो सकता। मतलब कंडीशन क्या होगी अधिकार की? अधिकार में तीन चीजें कंप्लीटली आनी चाहिए, तब जाकर के वो अधिकार बनता है। सबसे पहला, व्यक्ति दावा करे। नंबर 2, समाज उसे स्वीकृति दे। और नंबर 3, शासन उसको लागू करे, यानी शासन उसे उपलब्ध भी करवाए। ये तीनों चीजें जब कोऑर्डिनेट होती हैं तब जाकर के एक चीज बनती है, इसका नाम है राइट, यानी वो अधिकार का रूप लेता है, तब वो अधिकार बनता है। चलिए देखते हैं इसको। अधिकार व्यक्ति का वह दावा है जो वह समाज से प्राप्त करता है और उसे शासन द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता। हर दावा अधिकार हो यह संभव नहीं है, क्योंकि भाई वही बात, हर दावा कैसे हो सकता है? दावा तो व्यक्ति करेगा ना, फिर उसको स्वीकृति समाज दे तब वो काम की चीज बनी, फिर उसके ऊपर शासन उसे लागू भी करे तब जाकर ये अधिकार बनेगा। इसलिए हर दावा अधिकार बन जाए संभव नहीं है। तीनों चीजें जब तक मिक्स नहीं होंगी तब तक कोई भी दावा अधिकार नहीं बन सकता। प्रत्येक दावा अधिकार नहीं हो सकता, अतः नैतिक दावा ही अधिकार कहलाता है। और निश्चित रूप से जब समाज स्वीकृति देगा, राज्य लागू करेगा, तो वो चीज वही होगी जो नैतिक होगी। तो नैतिकता उसमें समाहित हो जाती है, ऑटोमेटिक हो जाती है। जब समाज स्वीकृति करता है और राज्य उसे लागू कर देता है तो निश्चित रूप से मान के चलिए वो चीज नैतिक है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में बताऊं, देखो ध्यान से सुनना। हमारे यहाँ तो चलिए अकॉर्डिंग टू लॉ भी चल रहा है और अकॉर्डिंग सोसाइटी भी हमारे यहाँ हो सकता है, कल्चरली हम डेवलप हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन कुछ खाड़ी देशों में आप जाकर के देखेंगे तो वहाँ पर जैसे किसी व्यक्ति ने अगर अपराध हाथ से किया है तो वो हाथ काट दिया जाता है, आंख से उसने अपराध किया तो आंख निकाल दी जाती है, जिस चीज से अपराध वो चीज समाप्त। ये चीज खाड़ी देशों में चलती है, ठीक है। अब उसको वहां के लोग उसे दावे के रूप में मानते भी हैं, वहां का समाज भी उसे स्वीकृति देता है और राज्य ने कानून बना करके लागू भी कर दिया। लेकिन क्या वो नैतिक है? यह प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वो नैतिक है? वहां के लोगों के लिए वो नैतिक है, हमारे लिए नैतिक नहीं है। हम तो उसे गलती मान सकते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, उसे अपराध का अलग तरीका होना चाहिए, उसे फांसी की सजा दे दो, चाहे उसे जो है जेल में डालो, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर उसने इस प्रकार की मृत्यु उसे नहीं मिलनी चाहिए। ये हम हो सकता है कि हम कह दें, क्लियर है। तो कहने का मतलब होता है कि हर जगह की अलग अलग नैतिकता होती है, हर राज्य की, हर समाज की अपनी नैतिकता होती है। इसलिए हर प्रकार का दावा भी नैतिक कोई जरूरी नहीं है, हर राज्य के नागरिकों का अलग अलग दावा होता है। इंपॉर्टेंट यह है कि वहां का समाज उसे कितना स्वीकार कर रहा है और राज्य उसे कितना इंप्लीमेंट कर रहा है। तो क्लियर है, तीनों चीजें समझ में आ गई। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि अधिकार है क्या चीज? अधिकार में तीन चीजें आएंगी, व्यक्ति का दावा, समाज की स्वीकृति और राज्य उसे लागू करे, तब वो चीज अधिकार बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इसके आशय को थोड़ा डिटेल से समझें तो ये आता है कि अधिकार मानव समाज में आधुनिक युग की देन है। अब है अधिकार, तो राजतंत्र में कहाँ अधिकार थे? जब सिटी स्टेट थे, नगराज्य जब हुआ करते थे, उस समय कोई अधिकारों की चर्चा नहीं होती थी। उस समय सिर्फ कर्तव्य थे, राजा का सम्मान करो, कर्तव्य थे, आधुनिक चीज नहीं। ये अधिकार जो है ना वो आधुनिक कंसेप्ट है। और मानवीय इतिहास में अधिकारों की प्राप्ति के लिए लंबा संघर्ष देखा गया, हर जगह संघर्ष करके फिर अधिकार प्राप्त करने पड़े,
क्योंकि इस अधिकार शासक क्यों देगा किसी को? क्योंकि अगर राज्य जनता को अधिकार देगा ना तो इसका मतलब राज्य पे बाउंडेशन हुई है, राज्य कंट्रोल में आ गया। तो और राज्य कभी ऐसा होने नहीं देगा। जब राजा जो होगा वो क्यों होने देगा अपने आप को जनता के कंट्रोल में, क्यों जाने देगा? नहीं जाने देगा। तो इसलिए जो है अधिकार प्राप्त करने के लिए लंबे संघर्ष चले। फ्रांसीसी अमेरिकी क्रांति के परिणाम स्वरूप अधिकारों की घोषणा व्यापक रूप में स्वीकृत हुई, और जब फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियां हुई उनमें अधिकारों की अलग अलग रूप से व्याख्याएं की गई और अधिकारों पे बहुत फोकस दिया गया, और जो हमने कई बार हर जगह अपने पन्ने पढ़ा भी है और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक, माना गया है कि व्यक्ति जन्म से समान व स्वतंत्र है। ये बात हम ये लोग ही कहते हैं, कौन? जो फिर स्वतंत्रता पे जोर देते हैं ना, वो बताते हैं क्या कि भाई व्यक्ति जन्म से समान है, स्वतंत्र है, व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हैं, जन्म से ही प्राप्त है, जिसमें जीवन है, स्वतंत्रता है, सुख है। जैसे अधिकार जो है वो प्रमुख रूप से में प्राप्त होते हैं जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता। जैसे जॉन लॉक ने कहा कि जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता ये प्रकृति ने 3 अधिकार व्यक्ति को दिए हैं। ठीक है, जब हम प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि अधिकार के समर्थक लोग जो हैं वो कहते हैं कि व्यक्ति के पास परमानेंटली कुछ अधिकार हुआ करते हैं और वो अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। उल्लेखनीय है कि मध्यकालीन सामंतवादी समाज में मानवीय अधिकारों के बजाय देवी अधिकारों पर बल दिया जाता था। ये बात मैंने भी बताई आपको। जब मध्यकालीन समाज चल रहा था जिसमें देवताओं को महत्वपूर्ण माना गया था, मनुष्य का उतना महत्व नहीं था जितना देवी शक्तियों का महत्व था, तो उसमें अधिकार देवताओं के तय किए गए थे, व्यक्तियों के कोई अधिकार नहीं थे, आम इंसान के कोई अधिकार नहीं थे, उनके तो केवल दायित्व ही थे। तो इस प्रकार की बात हम कह सकते हैं कि अधिकार, इस पूरे कंसेप्ट से हम क्या समझ पा रहे हैं? इससे ये समझ पा रहे हैं कि अधिकार कोई परमानेंटली कंसेप्ट नहीं था, ये नया कंसेप्ट है, आधुनिक कंसेप्ट है, ये पहले नहीं होता था। पहले के जो मध्ययुगीन और प्राचीन जब इतिहास को हम जाकर देखते हैं तो उस स्थिति के अंदर मनुष्य की स्थिति बहुत बुरी थी, क्योंकि वो सामंतवादी और राजतंत्रात्मक व्यवस्थाएं हुआ करती थी और उनमें आम नागरिक के कोई अधिकार नहीं होते थे, सिर्फ राजाओं के अधिकार होते थे, और जो शासक थे वो अपने अधिकार सब कंट्रोल में रखते थे, जनता को कोई अधिकार वो नहीं देते थे। बहुत बाद के अंदर जब संघर्ष चलते गए और जब ब्रिटेन ने विभिन्न देशों के ऊपर जब अपना नियंत्रण स्थापित किया और फिर वहाँ की जनता ने जब संघर्ष किए, क्रांतियाँ की और स्वतंत्रताएं हासिल की, तब जाकर के वो कंसेप्ट धीरे धीरे, जैसे अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियाँ ये प्रमुख शुरुआती उदाहरण हैं जहाँ से स्वतंत्रता, जहाँ से हम प्रमुख रूप से अधिकारों का कंसेप्ट जो है वो देख पाते हैं, यानी वहाँ से अधिकार सामने हमारे आ पाते हैं। अब अगली बात है हैटफील्ड। ये एक महत्वपूर्ण विचारक है। वो क्या कहता है? हैटफील्ड ने अधिकारों को निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया। अधिकारों को उसने एक डिजाइन बना करके हमारे सामने पेश कर दिया कि ये अधिकार हुआ करते हैं। अधिकार का सही अर्थ इन 4 शब्दों में उसने समेट करके रख दिया हैटफील्ड ने। इनसे हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे किसको? इस आशय को, जो ये आशय है ना, इस आशय को हम समझ पाएंगे हैटफील्ड के इन 4 विचारों से। ठीक है, तो क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले दावे के रूप में। अधिकार किस रूप में होते हैं? दावे के रूप में, ये बात मैंने बताई भी आपको। दूसरा, स्वतंत्रता के रूप में। अधिकार क्या है? अधिकार आप कभी भी परतंत्र होकर प्राप्त नहीं कर सकते, उसे स्वतंत्र रूप में ही आप प्राप्त कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से ही आप दावा कर सकते हैं। तीसरा, छूट के रूप में। वही बात है, अधिकार क्या किस बात का अधिकार चाहिए? आपको काम करने का अधिकार चाहिए, आपको जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता, 3 अधिकार अगर हम शुरुआती बेसिकली 3 लेकर के भी चलें तो ये सब क्या कहना चाहते हैं? वो यही चाहते हैं कि छूट दो हमारे को। ठीक, अगली बात, शक्ति के रूप में। अधिकारों से क्या प्राप्त होगी? हमें शक्ति प्राप्त होगी। तो 4 चीजें हैटफील्ड ने बताई कि 4 चीजें जो है ना वो है अधिकार। इन 4 शब्दों के माध्यम से हम अधिकार की व्याख्या कर सकते हैं कि अधिकार दावे हैं, अधिकार स्वतंत्रता है, अधिकार छूट है और अधिकार शक्ति है। ठीक, ये 4 रूपों के अंदर हैटफील्ड ने अधिकार बताए थे। तो ये एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है आपसे कि हैटफील्ड ने निम्न में से किसे अधिकार के रूप में नहीं माना? अधिकार के रूप हैं तो अधिकार के रूप में नहीं माना, ऐसे करके 4 में से एक कोई सा हटा देगा या फिर कुछ और चेंज कर देगा। ठीक है, ऑप्शन 4 सामने दिख रहे हैं इसको। अगला, अधिकारों का अर्थ सामान्यतः व्यक्ति की उन मांगों अथवा दावों से है, जो बात मैंने शुरू में कही थी कि मांग अथवा दावे हैं, डिमांड है किसकी? आम नागरिक की। ठीक, जिन्हें समाज स्वीकार करता है और राज्य द्वारा संरक्षण प्रदान किया जाता है। तो ये बात मैंने शुरू में बता दी थी आपको कि अधिकार के लिए 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हुआ करती हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले हमारे दावे या मांग, फिर उन दावे या मांगों को समाज की स्वीकृति और फिर राज्य द्वारा उसका संरक्षण।
तब जाकर के वो अधिकार बनता है। अधिकारों के बिना मानव अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। क्यों चाहिए अधिकार? व्यक्तित्व के विकास के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब एक महत्वपूर्ण विचारक आता है कांट। वो क्या कहते हैं? कांट के शब्दों में, हैटफील्ड के बारे में हमने पढ़ा, हैटफील्ड ने 4 प्रकार के अधिकारों के रूप बताए थे। अच्छे से याद रखना चारों, ठीक? वापस से देख लो इनको चारों को। क्या है? दावे और शक्ति, 2 तो ये याद रख लो, और ये 2 स्वतंत्रता के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, छूट के रूप में, यानी दावे के रूप में, स्वतंत्रता के रूप में, छूट के रूप में, और लास्ट शक्ति के रूप में। ये 4 रूपों के अंदर अधिकारों को हैटफील्ड ने अधिकारों के रूप में स्वीकार किया था। अब बात आती है कांट की। तो कांट के शब्दों में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, किसी अन्य का साधन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? स्वयं, यानी अपने आप में साध्य है, किसी दूसरी चीज का साधन नहीं है, व्यक्ति साध्य है। इसलिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए यंत्र की भांति प्रयोग में नहीं लिया जा सकता। एक व्यक्ति जो ना, उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के यंत्र के रूप में, यानी सीधी सी बात है कि हर व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है, उसका अपनी पर्सनैलिटी, अपना व्यक्तित्व है। इसलिए आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते, आप किसी के अधिकार नहीं छीन सकते। जैसे कि सामंतवादी अवस्था में जो राजा लोग होते थे वो नौकर रखा करते थे, तो उसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने अंडर में ले रहा है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर क्या कह रहा है कांट? क्या कह रहा है? देखना, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं में साध्य है, चाहे वो नौकर हो चाहे वो राजा हो, स्वयं में साध्य है, यानी दोनों की अपनी इंपोर्टेंस है, किसी अन्य का साधन नहीं है। जो उस समय सामंतवाद में होता था कि नौकर राजा का क्या है? साधन है, तो वैसा हो नहीं सकता। इसलिए एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए यंत्र की भांति प्रयोग में नहीं लिया सकता कि वो यंत्र है, उसको कुछ नहीं देंगे, बस किए जा, ऐसा नहीं। आज अगर कोई व्यक्ति अधिकारों के तहत, कोई व्यक्ति जैसे किसी कंपनी में भी काम करता है, तो नौकरी करता है ना, तो उसके लिए भी राइट्स बनते हैं, उसके लिए भी अधिकार बनते हैं, उसको कुछ पावर्स दिए जाते हैं, ठीक है, कि आपको अगर निकालेगा तो इस प्रकार का मुआवजा, आपको बीच में निकालता है तो ये मिलेगा। ये सब चीजें उसमें तय कर दी जाती हैं। आज की स्थिति ये है, ठीक है। लेकिन उस समय राजतंत्र में बहुत बुरी स्थिति थी, कोई व्यक्ति के अधिकार नहीं थे। जो नीचे है, जो भी मतलब एक तरह से गुलाम शब्द ही उस समय का मध्यकालीन शब्द का है। अरस्तु ऐसे विचारक स्वयं जो है गुलाम रखा करते थे, दास रखा करते थे। ये बात हमने पढ़ी है। तो कहने का मतलब क्या है कि कांट ये कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपना व्यक्तित्व है, अपनी इमेज है, अपनी वैल्यू है, अपने आप में हर व्यक्ति साध्य है, यानी उसको स्वयं को ही श्रेष्ठ मानना है। वो किसी का साधन नहीं हो सकता व्यक्ति, कि एक व्यक्ति साध्य है और उसका साधन कोई दूसरा व्यक्ति बन गया, व्यक्ति नहीं बन सकता, ठीक है। हर व्यक्ति अपने आप में साध्य है, टॉप मोस्ट है, और वो किसी के लिए जो है मशीन के रूप में काम नहीं करेगा। ये बात कौन कहता है? कांट। ध्यान रखना इस बात को कि दूसरे व्यक्ति के यंत्र के रूप में व्यक्ति नहीं हो सकता। ये बात कौन कहता है? कांट। ठीक, कांट की परिभाषा याद रखना, एग्जाम में खूब आती है। सीधा सा तरीका है, कुछ नहीं, मैं बता देता हूं तरीका इसको याद रखने का। कांटा क्या है? कांटा जब भाई अपने पैर के अंदर कांटा चुभ जाता है और टूट गया अंदर, तो निकालने के लिए क्या होता है? कोई ना कोई साधन काम में लेते हैं, यंत्र काम में लेते हैं। बस इससे याद रखना कि कांट जो है वो यंत्र को नहीं मानता, बस व्यक्ति को यंत्र नहीं मानता है। आगे बढ़ते हैं। अधिकार सामान्यतः समाज में पाए जाते हैं। अधिकार कहाँ होते हैं? जंगल में तो मिलेंगे नहीं, जंगल में तो शेर वैसे ही खा जाएगा आपको, ठीक है। वो अधिकार नहीं देखेगा कि अभी आप आर्टिकल 19 दिखा दो, उसको नहीं देखेगा वो क्या, वहां तो कोई मतलब नहीं है। फिर कहाँ मिलेंगे आपको अधिकार? समाज में मिलेंगे। तो अधिकार सामान्यतः समाज में पाए जाते हैं, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वे दावे जिनकी समाज में स्वीकृति होती है वे ही अधिकार के रूप में होते हैं। समाज की स्वीकृति मस्ट कंपल्सरी, मैंने बता दिया। 3 ही चीजें याद रख लो बस, फिर कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा याद रखने की अधिकारों में समस्या नहीं आएगी। व्यक्ति के दावे यानी मांग, डिमांड, ठीक, दावे बोल दो, मांग बोल दो, डिमांड बोल दो, पहली बात। फिर उस डिमांड को समाज की स्वीकृति, और फिर राज्य का उसको संरक्षण। अगर ये तीनों चीजें मैच कर जाए ना तो वो अधिकार बन जाता है, बस इतना समझ लो आप। तो अधिकार सामान्यतः समाज में पाए जाते हैं, समाज से बाहर हो ही नहीं सकते, क्योंकि व्यक्ति जब दावा करेगा तो उसको स्वीकृति कौन देगा? समाज तो चाहिए। दावे जिनकी समाज स्वीकृति देता है, ठीक है, वे ही अधिकार का रूप ले पाते हैं। लेकिन फिर उसमें एक कंडीशन और भी है, राज्य वाली, ये भी ध्यान रखना। तो मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न यह है कि क्या विषमतामूलक समाज में सभी व्यक्तियों के दावों का समान महत्व है? समान महत्व होगा अगर समाज में विषमता है। जैसे भारत की आज़ादी से पहले की हम बात करें तो समाज में विषमता थी, आज भी है, और निश्चित रूप से बराबर प्रयास है विषमता को समाप्त करने के, लेकिन है। अब बात यहाँ पर यह है कि समाज में जब विषमता है, विषमता मूलक समाज है पूरी तरह से, तो वहाँ हर व्यक्ति के दावे बराबर कैसे हो सकते हैं? जैसे उदाहरण के रूप में 5000 पोस्टें निकाली
और ये कह दिया कि सब उसके ऊपर आप दावा कर सकते हो, यानी उसके ऊपर आप वैकेंसी को प्राप्त कर सकते हो। ये बात छोड़ दी, कह दी, ठीक है। अब जिसके पास साधन सुविधाएं हैं वो 1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए की कोचिंग ले लिया, और वो तो आजकल तो बात करें तो पेपर भी बिक जाते हैं, तो उसके पास साधन सुविधाएं हैं, वो तो कर गया। लेकिन जिसके पास साधन सुविधाएं नहीं है, ठीक है, जब ये मैं हंस रहा हूं ना इस बात, तो बहुत दुख के साथ हंसना पड़ रहा है कि आज देश की स्थिति ये है कि पेपर यूं ही बिक जाते हैं, कोई कुछ नहीं कर पाता, ठीक है। राजस्थान की स्थिति तो बहुत बुरी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखें तो वो साधन संपन्न लोग तो आगे निकल गए, लेकिन जिनके पास साधन सुविधाएं नहीं है, वो समाज में आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उन लोगों का वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में वो दावे किस काम के, दावा तो ये भी कर रहा है उस पोस्ट पे और दावा वो भी कर रहा है, दोनों कर रहे हैं, लेकिन वो तो साधन सुविधा वाला व्यक्ति तो आगे निकल गया, तो दावे जो साधन सुविधाएं नहीं रखता, जो विषमता में पीछे रह गया, विषम तो है ही समाज, उसमें जो पीछे रह गया वो रह गया। इस प्रकार की स्थिति जो है वो, उसके बारे में जो है समानता, अगर आपको वास्तव में अधिकार देने हैं तो इस पे गौर करना पड़ेगा। यही इस पैराग्राफ का उद्देश्य है, ध्यान से देखना। मूल प्रश्न यह है कि क्या विषमतामूलक समाज में सभी व्यक्तियों के दावों का समान महत्व होगा? इसलिए अधिकार का अभिप्राय, इसका उत्तर है ये भी प्रश्न का, ठीक है। इसलिए अधिकार का अभिप्राय केवल राजनीतिक रूप से अधिकार की प्राप्ति नहीं है कि आपने संविधान में लिख करके अधिकार दे दिए, इससे अधिकार का मतलब नहीं है। ये तो आपने लिखित में दिया, राजनीतिक रूप से सबको स्वतंत्र कर दिया, सबको अधिकार दे दिए, पॉलिटिकली मिला ना, प्रैक्टिकली कहाँ मिला? तो उसके लिए फिर बात आती है कि सामाजिक और आर्थिक अधिकार भी आवश्यक है। उसके लिए जरूरी है कि आपको सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से अधिकार मिले, एक व्यक्ति अपना सामान्य गरिमा पे जीवन जी सके, और आर्थिक, वो तो सामाजिक अधिकार हो गए, और आर्थिक अधिकार के रूप में वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी जाकर के कमा करके ला सके, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, तब जाकर के वो अधिकार का उपयोग करने की स्थिति में पहुंचेगा। तब वो जाकर के उन अधिकारों का उपयोग कर पाएगा कि वो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पा रहा है और अब उन पोस्टों के ऊपर दावा ठोकने के लिए तैयार है। उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो नहीं रही, वो 5 घंटे जाकर के भट्टे पे काम कर रहा है और उसके बाद 3 घंटे आकर के पढ़ाई कर रहा है। वो बेचारा कहाँ उन लोगों के पास जाकर के टक्कर दे पाएगा जिनको सभी साधन सुविधाएं मिल पा रही है? तो इसलिए जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है कि सामाजिक और आर्थिक विषमता होने के कारण से आपको ये समझना पड़ेगा कि ये कम से कम इतनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तो उनकी करो कि वो उनके बराबर खड़े होकर के और वो जो सामाजिक दावे हैं वो बराबर अपने रख सके, ये जरूरी है। तो सामाजिक आर्थिक अधिकार भी आवश्यक है, जरूरी है। आप राजनीतिक अधिकार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ सामाजिक और आर्थिक अधिकार देने जरूरी है। जैसे आपने कहा कि वोट देने का अधिकार सबको है, यानी आपने राजनीतिक अधिकार दिया, लेकिन जब वोट देने का अधिकार जब आपने दिया, राजनीतिक अधिकार दिया, तो आपको ये निश्चित करना पड़ेगा कि समाज में जो सामाजिक विषमता है वो कम हो, अर्थात हर व्यक्ति गरिमामय पूर्ण जीवन की स्थिति में रहे कि वो आसानी से जाकर के वोट देकर के आ जाए और सम्मानपूर्वक, और उस वोट का मालूम अगर किसी को पड़ जाए तो उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, चाहे सामाजिक रूप से हो चाहे और कोई रूप से हो। और इसी प्रकार से उसके पास आर्थिक रूप से इतनी टेंशन फ्री हो कि वो कल को अगर जॉब उसकी इस वोट के कारण से छूट भी जाए, अगर किसी को वोट दे दिया और किसी बड़े नेता ने दबाव में डाल करके उसका वोट जो है उसको जॉब से निकलवा दिया, तो वो जाकर के कहीं जॉब करने की स्थिति में रहे, इतनी आर्थिक रूप से संबलता उसके पास हो, सामाजिक आर्थिक रूप से वो इतना मजबूत तो हो कि स्वतंत्र निर्णय ले सके, तब जाकर के वो पॉलिटिकल अधिकार, पॉलिटिकल राइट्स का उपयोग कर पाएगा। तो इसलिए राजनीतिक अधिकार अगर आपको देने हैं ना, तो तय करो क्या कि आप सामाजिक और आर्थिक अधिकार दे सको। अगर आप सामाजिक आर्थिक अधिकार पहले नहीं दे पाते तो पॉलिटिकल राइट्स का कोई मतलब नहीं है, राजनीतिक अधिकारों का कोई मतलब नहीं है। तो फिर यहां क्या कहा जा रहा है? उदाहरण, मतदान का अधिकार तब तक एकांगी और अपूर्ण होगा जब तक व्यक्ति को कार्य का अधिकार एवं न्यूनतम गरिमा से जीवन जीने का अधिकार प्रदान न कर दिया जाए। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अगली बात आती है अधिकारों का स्रोत अथवा सिद्धांत, यानी अधिकारों के सिद्धांत क्या है, अधिकारों के स्रोत क्या हैं, कहां से अधिकार व्यक्ति को प्राप्त हुए। यह प्रश्न तो उठा कि भाई ठीक है, मान लिया अधिकार आज हैं और चूंकि नए हैं, पहले नहीं हुआ करते थे मध्यकाल में, ये बात भी हमने मान ली, लेकिन ये आए कहां से, ये अधिकार प्राप्त कहां से हुई, इनके स्रोत क्या हैं? तो ये अलग अलग विचारकों के अकॉर्डिंग अलग अलग बातें हैं। कोई विचार कर रहा है कि प्रकृति से अधिकार मिले, कोई कह रहा है राज्य ने अधिकार दिए, कोई और कहीं से अधिकार, कोई कहता है कि समाज ने अधिकार दे दिए, कोई कहता है कि उपयोगिता के कारण से अधिकार आ गए। हर व्यक्ति की अपनी अपनी थ्योरी है, लेकिन चूंकि हम राजनीतिक सिद्धांत पढ़ते हैं तो इसलिए हमें सबकी बात सुननी पड़ेगी और सबकी बातों को ध्यान रखते हुए स्टडी करनी पड़ेगी, और एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहली बात,
प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। अब बहुत से विचारक ये मानते हैं कि प्रकृति ने अधिकार दिए हैं व्यक्ति को। अब कौन कौन से विचारक हैं उनको भी जानेंगे। प्राकृतिक अधिकारों के जन्मजात समर्थक जो हैं, सबसे पहले समर्थक 17वीं सदी के विचारक जॉन लॉक हैं। जॉन लॉक हैं सबसे पहले इस बात के समर्थक कि वही प्रकृति ने व्यक्ति को अधिकार दिए हैं। कब के हैं विचारक? 17वीं सदी के जॉन लॉक हैं। ये हमने ऐप पे पूरी तरह पहले पढ़ा दिया है जॉन लॉक को, तो उन बच्चों के लिए ज़्यादातर ये कह सकता हूँ कि उनके लिए सुविधाजनक होगा। तो अगर आप भी फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का कोर्स लेना चाहते हैं तो नंबर हमने दे रखे हैं, इन पे आप व्हाट्सअप करके और कोर्स खरीद सकते हैं। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को जन्म से कुछ अधिकार प्राप्त हैं। जन्म व्यक्ति को, भाई जॉन लॉक क्या करें कि व्यक्ति को जन्म से अधिकार प्राप्त, मतलब प्रकृति ने अधिकार दिए हैं, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। 3 अधिकार बताए थे जॉन लॉक ने, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था संपत्ति का अधिकार। ध्यान रखना, यही बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसका? जॉन लॉक का। मतलब जॉन लॉक जो 17वीं शताब्दी का विचारक था, उसने सबसे पहले कहा कि प्रकृति ने व्यक्ति को, यानी जन्म से ही व्यक्ति को अधिकार प्राप्त हुए हैं, और वो 3 अधिकार हैं, जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद लॉक के अनुसार राज्य या सरकार साधन है। राज्य और सरकार तो क्या है? साधन है। व्यक्ति के अधिकार साध्य हैं, और वो साधन यानी राज्य और सरकार क्या करेगी? व्यक्ति को अधिकार देगी। तो व्यक्ति के अधिकार क्या है? अपने आप में साध्य। व्यक्ति और उसके अधिकार साध्य हैं, जो कौन उपलब्ध कराएगा? राज्य और सरकार उपलब्ध कराएगा। मतलब राज्य और सरकार साधन हो गए और व्यक्ति और उसके अधिकार साध्य हो गए। ये बात किसकी हो रही है? जॉन लॉक की। क्योंकि अधिकार तो पहले से हैं, प्रकृति ने दे रखे हैं अधिकार। तो जॉन लॉक कहता है कि अधिकार तो प्रकृति ने दे रखे हैं, बस आपको यानी राज्य और सरकार को करना इतना है कि प्रकृति ने जो अधिकार व्यक्तियों को दे रखे हैं ना, उनके उपयोग में कोई बाधा ना आए। ये काम करना है राज्य को। राज्य अपनी तरफ से जेब में निकाल के नहीं देगा अधिकार। अधिकार तो व्यक्ति को जन्म से ही प्राप्त है, बस आपको तो यानी राज्य को इतना ही करना है कि उसके अधिकारों में कोई टेंशन ना आए, वो आपको ध्यान रखना है। तो लॉक के अनुसार राज्य या सरकार साधन, व्यक्ति के अधिकार साध्य हैं, तथा राज्य अथवा सरकार का महत्वपूर्ण कार्य इन अधिकारों की सुरक्षा करना है। इतना ही काम है आपका। राज्य और सरकार का काम केवल इतना है कि जो अधिकार प्रकृति से मनुष्य को प्राप्त हुए ना, उनकी सुरक्षा कर दो, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो साधन है, एक मशीन है जो क्या करेगी? व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगी। कौन? राज्य और सरकार जो है वो एक साधन या मशीन है जिसका टारगेट है कि व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। आगे है, अधिकारों का पहला सिद्धांत प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के रूप में विकसित हुआ। सबसे पहला सिद्धांत माना जाता है ये अधिकारों का, क्योंकि प्रकृति ने दिए, ये बात आसानी से कह दी गई, तो इसलिए पहला सिद्धांत है, जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति को प्रकृति से अधिकार प्राप्त हैं। ये अधिकार व्यक्ति को ईश्वर द्वारा प्रदत्त है, राज्य या सरकार द्वारा नहीं। प्रकृति यानी ईश्वर, ठीक है। तो प्रकृति या ईश्वर ने दिए हैं। विशेष रूप से तो डायरेक्टली प्रकृति नेचर ही मानेंगे। जब मनुष्य पैदा हुआ तो अधिकार लेके पैदा हुआ, अब चाहे उसे आप ईश्वर मान लो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जॉन लॉक जैसे विचारक, विशेष रूप से जॉन लॉक ही जो 17वीं शताब्दी का विचारक था, ब्रिटेन का था, उसने कहा था कि जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता जैसे 3 अधिकार मनुष्य को पैदा होते ही मिल गए थे, और ये अधिकार जो हैं वो व्यक्ति के पास हैं। राज्य और सरकार का सिर्फ एक काम है, क्या है? कि वो उनकी सुरक्षा करा दे। सुरक्षा उपलब्ध कराने का काम है कि अधिकार बचवा दे। कहने का मतलब अधिकार को लूट करके लेना भाग जाए, एक व्यक्ति के अधिकार को दूसरा व्यक्ति न लूट ले। अधिकार राज्य और सरकार ने नहीं दिए। फिर राज्य और सरकार क्या करता है? जब राज्य और सरकार ने अधिकार व्यक्ति को नहीं दिए तो फिर राज्य और सरकार का काम क्या है? सुरक्षा करना। क्या करना? सुरक्षा। किनकी? व्यक्ति के अधिकारों की। तो मतलब राज्य और सरकार क्या है? ये तो एक साधन है। राज्य और सरकार तो क्या है? एक साधन, जिसके द्वारा इन अधिकारों की रक्षा की जाती है। उस राज्य और सरकार के द्वारा उन प्रकृति के अधिकारों की जो मनुष्य को पहले से प्रकृति से ही प्राप्त हैं, उनकी केवल रक्षा की जाती है, और इसके अलावा राज्य और सरकार कुछ नहीं करते। अतः लोक ने प्राकृतिक अधिकारों का सहारा लेकर सीमित राज्य, मतलब राज्य को सिर्फ इतना सा काम करना है, सीमित है, राज्य को फुल पावर नहीं दिए, सीमा है राज्य के पास, कंट्रोल है। जो लोग को मैंने डिटेल से पढ़ाया है, जिन बच्चों ने पढ़ाया उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन आपके भी शायद दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आसान सी बात है कि जो राज्य जो है, राज्य और सरकार जो है, उसको एक ही काम दिया गया है, क्या? कि आप उन अधिकारों की रक्षा कर लो, बस इतना ही काम। बाकी वो तो प्रकृति ने दिए हैं, जीवन, संपत्ति, स्वतंत्रता के अधिकार, ठीक है। तो लोग ने प्राकृतिक अधिकार का सहारा लेकर सीमित राज्य की कल्पना की, यानी राज्य को कंट्रोल कर लिया। उसने यह भी कहा कि इन अधिकारों को राज्य अथवा सरकार द्वारा सीमित किया जाएगा तो व्यक्ति को क्रांति करने का अधिकार होगा। अगर राज्य और सरकार कभी ये प्लान बना ले कि भाई प्रकृति ने जो व्यक्ति को अधिकार दे रखे ना, इन अधिकारों को हम कम करेंगे,
तो फिर वो पब्लिक क्या कर सकती है, क्रांति कर सकती है। ये अधिकार भी जॉन लॉक ने व्यक्तियों को, उन नागरिकों को दिया। उनके अनुसार जीवन संपत्ति स्वतंत्रता के अधिकार जन्मजात हैं, निश्चित रूप से जन्म से प्राप्त हैं, प्रकृति ने दिए हैं, जिसमें संपत्ति के अधिकार को सबसे मुख्य माना। ये बात मैंने बताई दिया। जीवन संपत्ति स्वतंत्रता में सबसे इंपॉर्टेंट किसको माना था जॉन लॉक ने? संपत्ति के अधिकार को। उसने जीवन स्वतंत्रता के अधिकार को सम्मिलित कर दिया। किसमें? संपत्ति के अधिकार में ही जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी सम्मिलित कर दिया। मतलब जीवन भी एक संपत्ति है और स्वतंत्रता भी संपत्ति है। अगली बात आती है अमेरिका के जेफरसन और मेडिसन की। इनके द्वारा जॉन लॉक की मान्यताओं को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। मतलब इन लोगों ने जब संविधान बनाया, किसने? जेफरसन मेडिसन ने, ठीक। तो उन लोगों ने इस बात को ध्यान रखा, किसकी बात को? जॉन लॉक की बात को। और फिर उसके बाद उनको संविधान में इस मतलब लागू किया इस बात को कि भाई प्राकृतिक अधिकार होते हैं, अधिकार जो है वो प्रकृति ने दिए हैं। ये बात जेफरसन मेडिसन ने अमेरिकी संविधान में भी लागू कर दी थी। उस संविधान बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखा था। तो इस मान्यता को संवैधानिक आधार प्रदान किया। प्राकृतिक अधिकारों के द्वारा लोग ने निरंकुश राज्य के बजाय संसद की शक्तियों का समर्थन किया। जब प्राकृतिक अधिकार की बात आती है तो इसका मतलब राज्य और सरकार कोई मतलब नहीं है। राज्य और सरकार का सिर्फ एक ही काम है, क्या? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये राज्य और सरकार निरंकुश नहीं हो सकते, ये राजा नहीं बन सकते, राजतंत्र नहीं हो सकता। तो फिर क्या हो सकता है? फिर ये लोकतंत्र ही हो सकता है, संसदात्मक शासन ही हो सकता है, जिसका सिर्फ इतना सा काम है कि राज्य के अधिकारों, व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। क्योंकि अगर राज्य अधिकार देने लगेगा, राज्य और सरकार अधिकार देने लगेंगे, तो फिर तो वो राजा बन जाएंगे, फिर वो संसद की बात थोड़ी करेंगे, वो तो राजतंत्र की बात करेंगे। जैसे कि हॉब्स ने कहा था, हॉब्स ने लेवियाथन की चर्चा की थी, तो इसका मतलब अधिकार वहां से आ रहे हैं, इसका मतलब राजतंत्र है। तो जॉन लॉक ने राजतंत्र की बजाय किसकी चर्चा की? संसदीय व्यवस्था की चर्चा कर दी, ठीक है। तो संसद की शक्तियों का उसने समर्थन किया था। तो ये तो क्या हुआ? प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, ठीक है। तो जॉन लॉक इसका मुख्य प्रवर्तक है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का। और प्राकृतिक अधिकारों में सीधी सी बात इतनी ध्यान रखना कि व्यक्ति को जन्म से प्रकृति ने अधिकार दिए हैं और राज्य और सरकार जो है उनका संरक्षण करते हैं। यानी राज्य और सरकार एक यंत्र है, साधन है, ठीक है ना, प्राकृतिक अधिकारों के अनुसार। अब अगली बात आती है इनकी आलोचना। इन प्राकृतिक अधिकारों की आलोचना किसने कर दी? तो रिची नामक एक विद्वान था, उसने इनकी आलोचना की। उसके अनुसार प्राकृतिक शब्द को परिभाषित करना कठिन है। प्राकृतिक शब्द को मतलब नेचर, अब नेचर में आप कभी ईश्वर को कहते हो, कभी आप जो है वो प्रकृति को कहते हो, तो ये शब्द ही स्पष्ट नहीं हो पाता। इसलिए सिद्धांत अत्यधिक भ्रम उत्पन्न करता है कि भाई आपको अधिकार ईश्वर ने दिए, प्रकृति ने दिए। किसने दिए? प्रकृति कौन है? अब प्रकृति कौन है, इस बात का तो उत्तर नहीं मिलता हमें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है रिची ने कहा कि प्राकृतिक शब्द का अर्थ ही स्पष्ट नहीं है, इसलिए आप नहीं कह सकते कि प्रकृति ने अधिकार दिए हैं, क्योंकि जिसने अधिकार दिए वो स्पष्ट तो हो कि कौन है वो चीज। तो इसलिए प्रकृति को आप स्पष्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम तो नहीं मानेंगे कि प्रकृति ने अधिकार दिए हैं। ये बात कौन कर रहा है? रिची, ठीक। क्यों नहीं मानते प्राकृतिक अधिकारों को? क्योंकि उसके अकॉर्डिंग प्रकृति शब्द ही स्पष्ट नहीं है। क्योंकि प्राकृतिक शब्द में निम्न अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ है। समूची सृष्टि प्रकृति का मतलब क्या है? पूरी सृष्टि, ठीक है साहब। अगर पूरी सृष्टि ने अधिकार दिए तो फिर कई लोग ये कहते हैं कि भाई प्रकृति का मतलब गैर मानवीय भाग है, यानी मानव के अलावा ईश्वर जिसे हम बोल सकते हैं वो है प्रकृति। तो फिर क्या इसने अधिकार दिए या फिर इसने अधिकार दिए? फिर अगली बात, आदर्श संपूर्ण उद्देश्य के रूप में, यानी एक आदर्श जो मतलब हमारे संपूर्ण उद्देश्य उसके पास है, वो सब कुछ है, उसमें कोई कमी नहीं है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी, एक ऐसी संस्था जिसमें कोई कमी नहीं है, वो प्रकृति है। अगर वो है तो फिर इसका मतलब अगर उस रूप में अगर हम इस मानेंगे प्रकृति को तो फिर वो अधिकार देगी। या फिर मौलिक अर्थ भी हो सकता है, प्रकृति यानी प्रकृति अपने आप में प्रकृति भी हो सकती है। अगली बात, सामान्य रूप में व्यक्त करते हैं। तो कुल मिलाकर के जब बात आती है कि इन अर्थों में, इन चार अर्थों के अंदर हम देख सकते हैं कि इन चार में अलग अलग अर्थों के रूप में जो है वो प्रकृति को स्पष्ट किया जाता है। कई बार सामान्य रूप में प्रकृति को मान लिया जाता है, कई अलग अलग रूपों में जब प्रकृति को मान रहे हो आप, तो फिर आप स्पष्ट ही नहीं कि प्रकृति कौन सी चीज है, तो फिर आपको अधिकार देने वाली संस्था कौन सी है, इस बात की क्या गारंटी? इनमें से किसको मानोगे आप प्रकृति? ये बात कौन कहता है? रिची। तो इस प्रकार रिची इसकी आलोचना करता है कि भाई प्रकृति की शाब्दिक अर्थ स्पष्ट नहीं है, प्रकृति है क्या ये आप स्पष्ट नहीं कर सकते। जैसे दास प्रथा को प्राकृतिक माना गया जबकि कुछ ने अप्राकृतिक माना। दास प्रथा प्राकृतिक है, जैसे अरस्तु,
उसने कहा कि प्रकृति ने दास बनाया, प्राकृतिक दास प्रथा क्या है, प्राकृतिक है। और कोई व्यक्ति आकर कहता है कि नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है। कुछ लोगों के अनुसार पुरुष और महिला के मध्य प्रकृति से ही समानता है, जबकि दूसरे इसे स्वीकृत कर देते हैं। जैसे दास प्रथा को कुछ लोग सही मानते हैं, कुछ लोग गलत मानते हैं। उसी प्रकार से पुरुष और महिलाओं के मध्य कुछ लोग समानता मानते हैं, कुछ लोग उस समानता को अस्वीकृत कर देते हैं। कुछ लोगों के अनुसार निजी संपत्ति प्राकृतिक अधिकार है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्राकृतिक नहीं है। तो कहने का मतलब बहुत से मामलों को लेकर के प्राकृतिक अधिकारों के मामले में स्पष्टता नहीं है। प्राकृतिक अधिकारों में वर्णित अधिकार परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं। जो भी प्राकृतिक अधिकार दिए गए हैं वो आपस में ही विरोधी प्रतीत होते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को मानवाधिकार के रूप में चित्रित किया गया, जबकि व्यवहारिक रूप में तीनों एक दूसरे के विरोधी भी प्रतीत होते हैं। जब अधिकार के रूप में फ्रांसीसी क्रांति में किन तीन चीजों को बताया गया, ये ध्यान रखना भाई, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये तीन शब्द थे। किसमें? फ्रांसीसी क्रांति में। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, इन तीनों को अधिकार माना गया। बल्कि अगर हम आगे इसको डिटेल से देखते हैं तब मालूम पड़ता है कि व्यवहार में प्रैक्टिकली ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? विरोधी। क्यों है? जैसे देखो, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जब आप स्वतंत्र करोगे सबको तो ऐसे में समान हो ही नहीं सकते। कोई आगे दौड़ेगा तो कोई पीछे दौड़ेगा, समान कैसे करोगे? और फिर उनमें समानता ही नहीं है तो फिर बंधुता कैसे होगी? तीनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो प्रैक्टिकली तीनों विरोधी हैं और वैसे आप तीनों को क्या देना चाहते हैं? सबको ये तीनों अधिकार देना चाहते हैं। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अधिकारों की जब चर्चा होती है तो ये प्रॉब्लम आती है कि सभी लोग इन प्राकृतिक अधिकारों पर समान रूप से सहमत नहीं हैं। इसकी सबसे बड़ी विसंगति क्या आती है? वो ये आती है कि व्यक्ति के अधिकारों को समाज से पहले और पृथक माना गया। भाई, प्राकृतिक अधिकारों में क्या इंपॉर्टेंट कि प्रकृति ने व्यक्ति को अधिकार दिए। इसका मतलब समाज का तो कोई लेना देना नहीं है, वहाँ रोल ही नहीं है समाज का। तो ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अधिकार समाज से पहले किसको मिल गए थे? व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति तो पहले आया फिर समाज बना। तो जब व्यक्ति पैदा हुआ उस समय व्यक्ति को क्या मिले थे? अधिकार। इसका मतलब समाज से भी पहले व्यक्ति को क्या मिल गए थे? अधिकार मिल गए। तो अधिकारों को समाज से पहले और पृथक माना, यानी समाज से अधिकारों का लेना देना नहीं है। जबकि वास्तविक रूप में व्यक्ति के अधिकार समाज में सम्मिलित हैं। वास्तविकता यह है कि व्यक्ति को अधिकार मिलते ही तब है जब समाज स्वीकृति देता है, जो हमने पढ़ा। ठीक है, जब तक समाज स्वीकृति नहीं देगा तब तक वो अधिकार हो ही नहीं सकते, चाहे वैसे दावे करते रहो आप। तो इसलिए यहाँ प्राकृतिक अधिकारों की हम आलोचना इस प्रकार से कर सकते हैं कि आप जब ये करें कि व्यक्ति पैदा होते ही अधिकार लेकर के आया है तो फिर इसका मतलब समाज से कोई लेना देना नहीं है। और फिर अगर नहीं लेना देना है तो फिर व्यक्ति अब आज के बाद में व्यक्ति समाज से कोई दावा नहीं करेगा। लेकिन ये संभव है क्या? नहीं है। व्यक्ति हर बार फिर समाज में जाकर के दावा करता है, तो इसका मतलब अधिकार प्राकृतिक नहीं हो सकते। फिर सम्मिलित करता है, प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े हुए होते हैं। और जब समाज में रहकर के हम अधिकारों की चर्चा करते हैं तो अधिकार के साथ हमारे साथ कर्तव्य जुड़े हुए होते हैं। लेकिन ये बात प्राकृतिक वाले नहीं मानते। प्राकृतिक अधिकार के समर्थक वो तो ये कहते हैं कि नहीं भाई, व्यक्ति पैदा हुआ तो अधिकार लेके पैदा हुआ, तो मतलब कर्तव्य तो थे ही नहीं उसके। लेकिन आज क्या वास्तव में संभव है ऐसा कि किसी व्यक्ति को आपने अधिकार दे दिया और उसके कर्तव्य नहीं है? संभव ही नहीं है। अधिकार हैं तो कर्तव्य भी साथ में मिलेंगे, क्योंकि समाज तो निश्चित रूप से जब अधिकार देगा तो कर्तव्य भी साथ में देगा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक अधिकारों को हम जो इसका मूल कंसेप्ट है ना, उससे नहीं जोड़ सकते, कोरिलेट नहीं कर सकते। जो बात प्राकृतिक अधिकार वाले कहते हैं ना, वो हमारे मूल कंसेप्ट, और मूल कंसेप्ट क्या था कि अधिकार वे दावे हैं जिनको समाज स्वीकृति देता है और राज्य सुरक्षा करता है। इससे विपरीत है, इससे जुड़ नहीं पाता। तो आज तो हमने जो अधिकारों के बारे में पढ़ा ये मूल कंसेप्ट था। हो सकता है थोड़ा कम पढ़ा, लेकिन ये आधारभूत चीज थी। अगर ये समझ में आ गई तो अब कल स्पीडली हम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो महत्वपूर्ण रूप से हमने एक ही सिद्धांत पढ़ा, लेकिन अधिकार वास्तव में क्या है, इनकी जो मूल कंसेप्ट क्या है, वो हमने आज अच्छी तरह से क्लियर किया है। अगर नहीं क्लियर हुआ तो एक बार फिर से देखना, निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि आप इसे क्लियर कर पाएंगे, आराम से अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस वाले और यूजीसी नेट वाले जितने विद्यार्थी जो नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब करके जाएं, क्योंकि बहुत बड़ा लाभ आपको इससे मिलने वाला है। और साथ ही जो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी हैं जिन्हें कंप्लीट कोर्स चाहिए, वो निश्चित रूप से हमारे नंबरों पर संपर्क करें। व्हाट्सअप नंबर जो आपके सामने हैं, इन पर संपर्क करें और उनके माध्यम से अपना कोर्स प्राप्त करें, जो मात्र 999 रुपये के अंदर हम आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे और कंप्लीट क्लासें उपलब्ध होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।